हमने क्या देखा दैट गवर्नर जनरल जो इंडिया में रहे हैं 1857 रिवोल्ट तक, वी सॉ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गवर्नर जनरल्स इन इंडिया, कैसे उन्हें डेवलपमेंट्स लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन जब 1857 रिवोल्ट हो गया, वी ऑल्सो सॉ दैट रिवोल्ट क्यों हो गया, कैसे हो गया, कहां से शुरू हो गया, रीजंस क्या क्या थे, रिजल्ट क्या था उस रिवोल्ट का, एवरीथिंग वी सॉ। लास्ट में जो रिजल्ट मैंने कहा था कि ब्रिटिश का एटीट्यूड चेंज हो गया था टुवर्ड्स इंडिया, वो हमें किस में दिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, जो उसने प्रोमिसेस किए थे, उसमें हमें दिखा कि कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश का एटीट्यूड चेंज हो गया टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन वो बस कागज में लिखा था, जो उन्होंने वो लिख के लाया था, एक्ट था या प्रोक्लेमेशन था, दैट वाज ओनली रिटन। जैसे यहाँ पे इंडिया में आप देख रहे हो, आजकल पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते मजा आता है, बहुत अच्छी कंट्री इंडिया, इतने अच्छे प्रोविजन तो लिखे हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड कहीं दिखते ही नहीं है। वो ऑन ग्राउंड तो जुल्म चल रहा है, उसके अगेंस्ट काम हो रहा है। वैसे ही वो भी था, वो बस डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें प्रॉमिस तो किया गया था टू रिस्पेक्ट द इंडियंस, टू रिस्पेक्ट द कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ इंडियंस, बट दोज प्रॉमिसेस वर नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड। वही बन गए रीजन किसके लिए, फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। और भी जो इन्हें डेवलपमेंट्स इंडिया में की, उन डेवलपमेंट से कैसे लोग यूनिफाई हो गए और कैसे लोगों के दिलों में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, एक मुल्क बनाने का कॉन्सेप्ट आया, वो बन गए रीजंस किसके लिए, नेशनलिज्म के। अब इसके जो डिफरेंट रीजंस है, फर्स्ट वन इज कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट। कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या था, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी देखा था कि हर एक सेक्शन ऑफ पीपल हिंदुस्तान में नाराज था ब्रिटिश से, किसी ना किसी के साथ कुछ गलत किया था, तभी वो नाराज थे किससे, ब्रिटिश से। हमने वहां पे देखा रिवोल्ट में। तो ऐसी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो एटीट्यूड था ब्रिटिश का, वो कुछ खास था नहीं, फिर वो फिर से वही कर रहे थे। एनेक्सेशन तो किया था उनने, इट वाज नॉट अबाउट एनेक्सेशन, अब वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कब्जा तो कर रखा था उनने, लोगों को तंग करने की कोशिश हो रही थी, लोगों से खेलने की कोशिश हो रही थी। तो वही जब सब लोग मिले आपस में, बिजनेसमैन बोल रहा है मैं भी तंग हो गया हूं, फलानी, जैसे यहां पे अभी आजकल हो गया है, यहां पे अगर कोई शॉपकीपर मिलता है, मैं भी तंग हूं अभी इस वक्त से, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेगा, वो बोलेगा मैं भी तंग आया हूं, किसी और बिजनेसमैन से, कॉन्ट्रैक्टर से मिलो, वो बोलेगा मैं भी तंग आया हूं। तो एवरी सेक्शन असल में बोल क्या रहा है कि हम तंग आए हुए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, आई विल नॉट डिस्कस दोस रीजंस। तो बट यही सुनने में आ रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। जो भी क्लास है या स्टूडेंट्स, हम भी बोल रहे हैं तंग आ गए, क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है नहीं, अगर जॉब्स निकल रही है तो करप्शन पहले है उसमें, तो सब तंग ही तो आए हैं। तो दैट मींस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि सबको लग रहा है कि हमारा एक ही कॉमन एनिमी है, दैट इज ब्रिटिश, ठीक है ना। तो ये उस टाइम पे भी सेम यही फीलिंग थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, कोलिजन। जब सब लोग आपस में मिले, उसने कहा मैं भी तंग, मैं भी तंग और मैं भी तंग, तो उन्होंने कहा ये तो इंटरेस्ट सबका सेम है, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे वो आर्टिजन्स थे, चाहे वो जमींदार थे, चाहे वो पेजेंट्स थे, चाहे वो लेबर क्लास था, एवरी क्लास जो था वो तंग आया हुआ था। तो कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो पहला फैक्टर बन गया कि ब्रिटिश के खिलाफ लोग क्यों तैयार हो गए, एक नेशनल का स्ट्रगल करने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए, ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए वहां से। दैट वाज अ कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट। यू राइट इन दिस। मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपने लिखा, हेडिंग दिया आपने, उसके बाद फर्स्ट विल बी कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस यू विल राइट मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, many classes of Indian society like capitalists, many classes of Indian society like capitalists, capitalists कौन होते हैं, who are the capitalists, हाँ बिजनेसमैन, प्राइवेट जिनके पास इंडस्ट्रीज होती है वो कैपिटलिस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानीज, दे आर कैपिटलिस्ट पीपल, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कॉमा फार्मर्स, capitalists, farmers, laborers. Many classes of Indian society like capitalists, farmers, laborers, artisans, etc., etc. Considered presence of British considered presence of British detrimental to them, considered presence of British detrimental to them.
सेकेंड रीजन क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये खुद ब्रिटिश ने किया, यूनिफाई किया इन चीजों को। कैसे? उनने जब डिफरेंट एरियाज पे एनेक्सेशन की तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक जैसा बन गया। जैसे अभी इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान को देखती है, वैसे ही इन्होंने जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, पहले वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसको बनाया इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया को वो देख रहा था, फिर वॉइस रॉय, फिर वो देख रहा था पूरे इंडिया को। दैट मीन्स ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था, पॉलिटिकली मिलाया इनने लोगों को। अब समझ लो, जैसे यहां से जो एमपीज होते हैं सेंटर में, जो कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से, वो वहां मिले उनसे, उनको वहां पता चला कि पॉलिसीज क्या है, तो वहां पे रेजेंटमेंट भी दिखाते हैं हाउस में, पार्लियामेंट में, तो यूनिफिकेशन ही तो है वहां पे। ऐसे ही इन्होंने किया था, इन्होंने पॉलिटिकली यूनिफिकेशन किया इंडिया का, जिसकी वजह से लोग आपस में मिले डिफरेंट एरियाज के। जैसे अभी मिलते हैं पार्लियामेंट में, डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, वो मिलते हैं वहां पे। वैसे ही जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तब हो गया, डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट्स है, डिफरेंट एरियाज जो थे, वहां से लोग आके मिले, उनको जब पता चला कि उनके साथ भी गलत हो रहा है, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, तीसरे के साथ भी गलत हो रहा है, तो ग्रीवियंसेस का यूनिफिकेशन हो गया। ये सेम पहले वाला एक जैसा पॉइंट है, कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो सबको लगता था ब्रिटिश डिटरमेंटल हमारे लिए है। तो वो हुआ कैसे? इस वजह से जब सारे पॉलिटिकल अथॉरिटी जो इंडिया के थे, जिन इंडियंस को जोड़ा गया था एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, आई मेंशन्ड इन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, हमने देखा था मेंबर्स बढ़ाए गए, यही देखा था ना। तो वहां पे जब वही मेंबर्स मिलने लग गए, तो उनने देखा कि हमारे साथ भी गलत, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, हमारे साथ भी गलत, तो वहां पे जो शिकायतें थी वो एक साथ मिल गई, यूनिफिकेशन हो गया उसका। एक तो पॉलिटिकल से, और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी इनने किया। ये ट्रेड, इनने पूरा नेटवर्क बनाया था इंडिया में, ट्रेड नेटवर्क, तो उसमें भी अब इंडियंस को इस साथ लेके चलते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो वहां भी वही इंडियंस आपस में मिल गए, तो वहां भी सेम वही यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस हो गया। और होता भी है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, हम कश्मीरी से अगर बाहर है, लेट इट बी वाइड इन दिल्ली, कहीं किसी के साथ गलत हो गया, किसी कॉलेज में, किसी स्टूडेंट के साथ, किसी तीसरे कॉलेज में और गलत हो गया, ऐसी 5-6 कॉलेज में गलत, हम सब मिलेंगे आपस में, हम बोलेंगे हमारे साथ भी गलत हो रहा है, हमारे साथ भी गलत, तो कश्मीरी को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ गलत ही हो रहा है ओवरऑल। उसमें से अगर 3-4 के साथ गलत हुआ भी नहीं होगा, वो भी कहेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो दैट मींस वो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस हो गया। ऐसे यहां पे हो रहा था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। जो बिजनेसमैन थे, इंडिया के ट्रेडर्स थे, वो भी जब मिले आपस में, तो उनको लगा कि हमारे साथ भी गलत हो रहा है, वो बोल रहा है हमारे साथ भी गलत हो रहा है, तो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेस वहां भी हो गया। और तीसरा क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिवली। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अभी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को जोड़ रहे थे, तो इनको लग रहा था डिफरेंट जगहों पे इंडियंस के साथ गलत ही हो रहा है, तो वो भी यूनिफाई हो गया ग्रीवियंसेस। तो तीनों फैक्टर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, चाहे वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, जब ब्रिटिश ने यूनिफाई किया इन तीन चीजों को, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक, तो इससे इंडियंस मिले आपस में और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंसेस हो गया, जिसकी वजह से नाराजगी और बढ़ती गई। अब वो तैयार हो रहे थे किसके लिए? फॉर द स्ट्रगल ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर है? तो आप इसमें लिखेंगे टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट, टू सर्व देयर। अब अगर सवाल यह आएगा आपके दिमाग में कि ब्रिटिश क्यों कर रहा था ऐसा, ब्रिटिश ने क्यों पॉलिटिकली यूनिफाई किया लोगों को अपने मकसद के लिए? उनको नहीं पता था ये बैकफायर करेगा हमें, कि यहाँ पे हिंदुस्तानी आपस में मिलेंगे, फिर वो आपस में नाराजगी बताएंगे। उनने अपने बस अपने इंटरेस्ट के लिए किया था ये, ताकि हमारा पैसा कम खर्च हो, हमारे खर्चे कम हो, तो हम पैसा बचाए। उनका दिमाग में बस पैसा घूमता था, लेकिन वो बैकफायर हो गया, क्योंकि वहां पे उस यूनिफिकेशन से ग्रीवेंसेस का भी यूनिफिकेशन हो गया। सो राइट, टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट, टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट, imperial interest, Britishers unified India. Britishers unified India politically. Britishers unified India politically, comma administratively, administratively, comma judicially, judicially, and economically, judicially and economically. Next word इसी में लिखेंगे आप. It also led to unification of grievances. It also led to unification of grievances. grievances, grievances, and in different parts of country, people started to identify British
People started to identify British as a common enemy. Identify British as a common enemy. Started to identify British as a common enemy. तीसरा फैक्टर क्या रहा जिससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया इंडिया में? दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब इससे तो हालात खराब होने ही थे ब्रिटिश के. अब आजकल हम जो देख रहे हैं फैमिलीज में हालात खराब हो रखे हैं, वो किससे हो गए? इसी से हो गया है. कैसे? कैसे? आई एम सेइंग दैट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में फैमिलीज के बीच में हालात खराब हो गए हैं ड्यू टू दिस फैक्टर, द मेजर फैक्टर. हाँ, बंद थोड़ी, आना जाना ज़्यादा हो गया. हाँ, अब देखो वही बात है, घर पे लड़ाई होगी तो विद इन 1 सेकंड फ़ोन चला गया, इन्फॉर्मेशन आपने दे दी. वहाँ दूसरी जगह पे कहीं पे दो लोगों के बीच में, कपल के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो जल्दी से वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वो यहाँ फ़ोन. पहले क्या होता था, लड़ लिया ठीक है, अब लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, जब हम भाई बहन लड़ सकते तो कोई भी लड़ सकता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता था. फिर जब ये कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं, फिर 1 दिन होता था, 2 दिन तो गुस्सा ठंडा हो जाता था, फिर बाहर बोलते भी नहीं थे किसी को, जो हो गया अंदर ही हो गया. तो हालात सही थे. फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा जो बीच में अभी बिटरनेस है ये क्रिएट नहीं होती थी. चाहे वो इन लॉज थे, चाहे वो अपने थे, वो किनशिप जो अपना पहले से था, चाहे वो इन लॉज वाला किनशिप था, तो वो सब स्टेबल रहता था. एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे के बीच में आना जाना विथ रिस्पेक्ट लगा रहता था, एक दूसरे के लिए केयर होती थी. लेकिन आजकल ये सिस्टम रहा ही नहीं है कम्युनिकेशन की वजह से. विद इन 1 सेकंड इन्फॉर्मेशन इज इन ऑल 4 डायरेक्शंस. एंड अपनी इज्जत तो जा ही रही है, फिर वो भी इज्जत करते भी नहीं है जब उनके यहाँ भी जाते हैं. स्टोरीज पहले से ही ओपन अप है. और ट्रांसपोर्ट अभी कुछ हुआ नहीं तो घर से भाग गए डिफरेंट लोग. तो इससे तो हालात अभी भी खराब है, तो तब क्यों नहीं होते? वही तो हो गया तब जब कम्युनिकेशन आ गया, तो एक हिंदुस्तानी ने दूसरे हिंदुस्तानी को फ़ोन किया, मेरे साथ ये जुल्म हो गया, उसने कहा मेरे साथ ये जुल्म हो गया. तो वो भी तो एक फैक्टर बन गया कि हिंदुस्तानियों के वो ग्रीवेंसेस इससे भी यूनिफाई हो गए, चाहे वो कम्युनिकेशन था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन था. जब कश्मीरीज को नहीं पता होता था आपस में, आप देखो 1990s 2005 तक बहुत जुल्म हो गया है यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे, लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं होती थी. द नाइट व्हेन दैट कुनन पोशवरा इंसिडेंट हैपेंड हियर, दूसरे गांव को पता भी नहीं थी. ठीक है, तभी तो इंसिडेंट हो गया. ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए. इन 2008 इटसेल्फ जब छोटे बच्चों को मारा गया, हमें तब पता चलती जब न्यूज़पेपर हमें वो लिख के भेजता था 2 दिन के बाद कि फलानी जगह पे 7 साल के बच्चे को मार दिया, वो भी आर्मी ने मार दिया अंडर दैट फीट ऑफ देयर दैट, वो टॉर्चर करते करते 7 साल का बच्चा. आज अगर ऐसा होगा तो विद इन 1 सेकंड ये सब इंफॉर्मेशन पूरी घूमती है, तो प्रोटेस्ट भी उसी स्पीड से शुरू होता है. तो पहले ये हालात थे यहाँ पे, तो इसीलिए उतने हालात हमें खराब दिखते नहीं थे. सब बोलते थे नॉर्मल है नॉर्मल है, असल में नॉर्मल था ही नहीं. था ये कि कम्युनिकेशन नहीं था बीच में. इसीलिए जब भी यहाँ कुछ हो जाता है पहले कम्युनिकेशन को ही कट करते हैं ताकि दूसरे एरिया को पता ना चले और प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए. दैट्स अ मेजर थिंग कि हाउ हालात को कैसे कंटेन किया जाता है. तो इन्होंने तो खुद इंट्रोड्यूस की थी ये चीजें, तो कैसे नहीं ग्रीवेंसेस यूनिफाई हो जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाने लग गए, कहा हमारे घर पे भी वो मार रहे हैं, ये तो यहाँ भी मार रहे हैं. तो वही हो गया. फिर जब उन्होंने देखा हर जगह मोबिलिटी जब बढ़ गई, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना जब बढ़ गया, तब पता चला कि दूसरी का क्या हालात है. आज से 30 साल पहले फारूक अब्दुल्ला वहां पे बोलता था मैं राम का भक्त हूँ, यहाँ बोलता था मैं अल्लाह का भक्त हूँ. हमें पता नहीं होती थी, हम बोलते थे फारूक अब्दुल्ला. बड़ा ज़बरदस्त तारीफ आज कोई करके दिखाए, क्योंकि आज जब वो वहां बोलता है, वो भजन वहां गाता है, यहाँ हमको पता होती है वो वहां क्या कर रहा है. यही पावर ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, ये आज हम कर रहे हैं. तो हमें अब आज बोलते कि ये तब भी असल में ऐसा ही था, हमें पता ही नहीं थी. ये वहाँ एक बोली बोलता है, यहाँ दूसरी बोली बोलता है, यहाँ उकसाता है लोगों को डिफरेंट चीज़ों के लिए.
तो दैट इज पावर ऑफ कम्युनिकेशन. दैट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश. तभी जाके सब हिंदुस्तानी जब मिले, जब वो एक दूसरे के यहाँ आने जाना उनका शुरू हो गया, उन्होंने देखा वहां भी जुल्म चल रहा है, यहाँ भी जुल्म चल रहा है. कम्युनिकेशन सिस्टम से उससे भी पता चल गया कि हर एक जगह पे जुल्म ही चल रहा है इनका. तो उसकी वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था इन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस. ठीक है. और 1900 तक अप टू ईयर 1900 25,000 माइल्स जो है रेलवे लाइंस बिछ चुकी थी. यानी कि रेलवे लाइंस बनाए थे कितने? 25,000 माइल्स. और इनके खुद ऑफिसर्स बोलते थे इंडियन रेलवे वो चीज करेगा इंडिया के लिए जो बड़े बड़े किंग्स ने नहीं कर पाए. जो फॉर एग्जांपल जब अकबर था, अकबर वाज अ ग्रेट लीडर इन इंडियन हिस्ट्री, तो एक कमेंट भी था एक इंग्लिश ऑफिसर का कि इंडियन रेलवे वो चीज करेगा हिंदुस्तान के लिए जो अकबर नहीं कर पाया, यूनिफाई. उस तरीके से अकबर वाज अ पर्सन जो सबके लिए अकोमोडेटिव था, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, लेकिन स्टिल वो यूनिफिकेशन नहीं लाया उस लेवल पे. तो यही कमेंट किया वो इंडियन रेलवे करेगा, क्योंकि जब लोग आपस में मिलेंगे तो ग्रीवेंसेस मिलेंगे, तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने से वो जरूर नेशनलिज्म पे आ जाएंगे. दैट वाज द पावर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. राइट इट डाउन. Railways were the most important. Railways was the most important factor. Railways was the most important factor leading to unification of India. As by 1900 25,000 miles railway lines by 20 क्या लिखा है? as by 1900 लिखो. as by 1900 25,000 miles railway lines were laid down by British. तो ऐसी कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन में क्या लाया था? पोस्टल सर्विस. टेलीग्राफ तो खुद ही यूज करते थे, लेकिन इंडियंस के लिए पोस्टल सर्विस था. चिट्ठी भेजते थे, फलानी जगह पे क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया और यहाँ पे क्या हो गया. तो वो भी एक रीजन बन गया यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का. ठीक है. तो नेक्स्ट इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोस्टल एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. Postal and electric telegraph system enabled national literature to circulate more widely. National literature to circulate more widely. Next factor will be impact of Western education. पहले हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था लाइफ को एज इट इज, जैसे ब्रिटिश ने बनाया था. ब्रिटिश ने बोला था कि आपके साथ ये ऐसे लाइफ पैटर्न होगा, तो वो एक्सेप्ट करते थे. मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे हम लोग भी विदाउट इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर चुके थे कुछ चीज़ों को कश्मीर में ही, कि शायद इसी के लिए एजेंसीज बनी है, शायद मारने के लिए पुलिस बनी है, तब तक पता नहीं थी हमें बस. तो ऐसे ही हिंदुस्तानी लोग भी थे सारे, कि उनको तब जब मॉडर्न वैल्यूज एजुकेशन सिस्टम पता नहीं था, तो वो क्या थे? दे वर नॉट लिटरेट. तो दे वर एक्चुअली लिविंग द लाइफस्टाइल जैसे ब्रिटिश ने सेट किया था उनके लिए. लेकिन जब एजुकेशनल वैल्यूज, एजुकेशनल आइडियाज, यू कैन से दैट इंडियंस ने पढ़े या एक्सपोज हो गए वो वैल्यूज टुवर्ड्स द इंडियंस ने जाना कि इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, राइट टू लाइफ क्या है, ये सब वैल्यूज क्या थे? मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न एजुकेशन के वैल्यूज. ये किन्होंने पहले दिए थे? फिलोसफर्स, जो ग्रेट फिलोसफर्स थे दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल बेंथम इज वन ऑफ द फिलोसफर, J.S. Mill,
ठीक है, ऐसे ही दिस स्पेंसर, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स थे, इन्होंने फिलोसफी दी थी कि इक्वालिटी, मतलब इन चीजों पे बात की थी। तो इनके आइडियाज पढ़ के इंडियंस इंस्पायर हो गए। अभी सब इंडियंस नहीं थे, लेकिन जो पढ़ाई में थे, द वंस हु वर एक्चुअली इन द एजुकेशन सिस्टम, जब उन्होंने इनके आइडियाज पढ़े, ठीक है, तो उनको लगा कि हम तो पता नहीं क्या लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ हिंदुस्तान में, और वो भी बाहर वाले लोग हमारे साथ कर रहे हैं। तो उन आइडियाज की वजह से फिर से उनने उनके हेल्प किया कि कैसे हमें यूनाइट होना है अगेंस्ट ब्रिटिश। ये कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल, यही कहते हैं ना। देखो, जो एक्चुअल रिवोल्ट होता है वो बस एक तरीके से नहीं लड़ा जाता है। जैसे हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली, इसमें सिर्फ गांधी का पार्ट नहीं था, इसमें सिर्फ उन लोगों का पार्ट नहीं था जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चला रहे थे, जो गन से हमला कर रहे थे, सिर्फ इनका पार्ट नहीं था। आज़ादी मिलती है हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन देके, ठीक है। एजुकेटेड क्लास अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अलग दे रहा है, जो वो लोग थे जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चला रहे थे ऑन द बेस ऑफ एमिनेशन, हथियारों से, उनका अलग चल रहा है, और लीडरशिप का अलग चल रहा है। जैसे कश्मीर में अलग अलग डायमेंशंस है, ठीक है। एक टाइप पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे ऑटोनॉमी, यहाँ पे हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो लीडरशिप कर रही थी। एक साइड से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, JKLF, वो एक अलग मूवमेंट चला रहे थे। एक साइड से वो लोग जो मिलिटेंट जिनको हम कहते हैं यहाँ पे, वो अलग मूवमेंट चला रहे थे। जब तीन, और एक इसमें और होना चाहिए द एजुकेटेड क्लास, जो रिप्रेजेंट करेंगे किसी जगह को हर एक प्लेटफॉर्म पे, उसे कहते हैं एजुकेटेड क्लास। जब ये चारों मिलेंगे तभी जाके कुछ होता है। नेवर एवर इट कैन हैपन कि एक ही फोर्स कभी किसी मुल्क को आज़ादी दिला सकता है। यही था हिंदुस्तान के साथ। एक साइड से एजुकेटेड क्लास चल रहा था, एक साइड से रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था ऑन द बेस ऑफ गन्स एंड एमिनेशन, एक साइड से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज़ादी ढूंढ रहे थे, और कुछ एक साइड से ऐसे थे उन्हीं के बीच में बता रहे थे कि हमें क्या क्या चाहिए, ब्रिटिश के बीच में रह के। तो ये चार अलग अलग फोर्सेज एंड फैक्टर्स है जिसकी वजह से चेंज आ सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन जो था, दैट वाज एक्चुअली द यूनाइटिंग फोर्स। जब एजुकेशन में लोग आ गए, इंडियंस आ गए, उनको पता चला कि मॉडर्न वैल्यूज क्या है, लाइफ असल में है क्या, इक्वालिटी किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो इन चीज़ों ने हेल्प किया इंडियंस में कि फिर से वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे में असल में हम में कमी है, हम आपस में मिले हुए नहीं हैं, हम डिवाइडेड है। तो एजुकेशन सिस्टम में मिलाया लोगों को। जब एजुकेशन आया तो दे एक्चुअली यूनाइटेड पीपल। जब यूनाइट हो गए पीपल तो वही नेशनलिज्म शुरू हो गया फिर, ठीक है। तो इन दिस यू राइट विद द इनॉग्रल ऑफ, या विद द स्टार्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, with the start of English education system, the ideas of Bentham, J.S. Mill, Spencer, Herbert Spencer इनका नाम है, बट आप शॉर्ट में लिखो स्पेंसर, SPENCER, Spencer etc. etc. circulated widely in India and exposed the values like liberty, freedom, equality, and expression, which helped them to unite against British.
नेक्स्ट फैक्टर क्या था जिससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया इंडिया में? दैट वाज रोल ऑफ प्रेस एंड वर्निकुलर लिटरेचर। रोल ऑफ प्रेस एंड वर्निकुलर लिटरेचर। अब देखो, प्रेस शुरू किसने किया हिंदुस्तान में? यूरोपियंस ने शुरू किया था। सबसे पहले पोर्तुगीज जो थे उनने प्रिंटिंग प्रेस यहां शुरू किया। तो जब प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो 19th सेंचुरी तक आते आते हिंदुस्तान ने भी सीखा प्रेस, अखबार कैसे छापते हैं, तो उनने छापना शुरू कर दिया और उसी अखबार पे उनने वो चीजें लिखी जो जुल्म थे किसके? ब्रिटिश के किन पे? हिंदुस्तानियों पे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वर्निकुलर लिटरेचर था, वर्निकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर जो था, यानी कि मैगजीन्स की बात कर रहा हूं, वो भी जब छपने लग गए तो उन मैगजीन्स में वही सब लिखा था कि कैसे ब्रिटिश जुल्म कर रहा है किन पे? हिंदुस्तानियों पे। तो उसी से गुस्सा बिल्ट हो रहा था, जैसे हमें बिल्ट होता है आजकल। हम कम्युनिकेशन, जैसे फिलिस्तीन में कुछ चल रहा है अभी, हमें यहां गुस्सा आता है। बीइंग द मुस्लिम, इट्स नॉट रॉन्ग टू से ऑन कैमरा और एनीवेयर एल्स, बीइंग ए मुस्लिम हमें गुस्सा आता है कि हाउ दे आर किलिंग दिस चिल्ड्रन हियर इन फलस्तीन, कैसे छोटे पैदा हुए बच्चों को मार रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो हम जब इतना गुस्सा यहां बैठ के कर रहे हैं जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं, सिवाय इसके कि वो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी इमोशनल अटैचमेंट वैसे कि हमने फिजिकल हमारा उनका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल हमें गुस्सा आता है। तो वैसे ही जब इनके आइडियाज शेयर हो रहे थे, मैगजीन लिखी, उसमें वो सब जुल्म लिखा था जो ब्रिटिश कर रही थी, वो जब सब बाकियों ने पढ़ा तो उनको भी वही गुस्सा आ गया कि ब्रिटिश जुल्म क्यों कर रही है कहाँ पे? हिंदुस्तान में। तो वो भी ये एक रीजन बन गया कि जब ये ग्रो हो गया यहाँ पे प्रेस एंड वर्निकुलर लिटरेचर, दैट एक्चुअली इंस्टिल्ड दिस इमोशन ऑफ दिस, जो गुस्सा था उनमें, ठीक है, एंगर, इमोशन ऑफ एंगर इनटू द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज आल्सो दिस वन ऑफ द फैक्टर जिससे क्या हो गया? राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, तो जो अखबार यहाँ पे लिखे गए थे उस टाइम पे, कुछ का नाम मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, द मिरर वॉज देयर, द मिरर वॉज वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ऐसे ही अमृता बाजार पत्रिका वॉज वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे। I see that Bombay Chronicle, ऐसी केसरी, मेहरता, द हिंदू जो आज भी चल रहा है। ये पुराने न्यूज़पेपर्स है उस टाइम के, जब नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था हिंदुस्तान में, तो इन्हीं अखबारों पे वो चीजें लिखी जाती थी जिसमें क्या था? दिख रहा था जुल्म किन का? ब्रिटिश का किन पे? हिंदुस्तानियों पे। ठीक है, सो यू राइट इन दिस। यूरोपियंस सेटअप प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। यूरोपियंस सेटअप द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, but by the later half of the 19th century, there was huge growth of vernacular press. There was huge growth of vernacular press, यानी कि वो प्रेस जो किसमें? लोकल भाषा में लिखा जाता था, जैसे बंगाली में, मराठी में। There was a huge growth of vernacular press and newspapers. Press and newspapers. For example, the Mirror, comma Bengali, ये न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली, कॉमा अमृता बाजार पत्रिका, कॉमा बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमा केसरी, कॉमा मेहरता, कॉमा द हिंदू एटसेट्रा, कॉमा द हिंदू etc. Next point, these all newspapers exposed the excesses
Exposed the excesses, EXCSSES, exposed the excesses, excesses मतलब जुल्म, exposed the excesses of British administration, excesses of British administration in India, excesses of British administration in India. Next factor was impact of revolutionary abroad. Impact of revolutionary abroad. इसका मतलब क्या था कि अब देखो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ये सबसे पहले पावरफुल यही थे, स्पेन, पोर्चुगल, जो यहाँ भी आए थे, ब्रिटेन, ठीक है। तो इनका क्या काम था, ये कॉलोनीज बना रहे थे, ये किसी एरिया में जाते कब्जा करते थे उस पर। ऐसे ने साउथ अमेरिका में भी कॉलोनीज बनाई थी, अफ्रीका में भी कॉलोनी थी, साउथ ईस्ट एशिया में भी कॉलोनी थी, इंडिया खुद एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो पोर्तुगीज और स्पेन की कुछ कॉलोनीज कहाँ थी, साउथ अमेरिका में थी, लेकिन वहां पे कुछ रेवोल्यूशनरी चला था उनके खिलाफ, उनको हराया गया था वहां पे, जिनको पोर्तुगीज को भी और स्पेनिश पीपल को भी, स्पेन को भी हराया गया था। तो उसने यहाँ पे मिथ बस्ट किया, अगर उनको वहां पे वो हरा रहे तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं। तो इम्पैक्ट पड़ा यहाँ के लोगों पे, इफ एट दैट प्लेस इट कैन हैपन इन साउथ अमेरिका, वहां के लोग इनको हरा सकते हैं जो सिमिलर हमारी तरह है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज इम्पैक्ट की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो बाहर हो रही थी इंडिया से बाहर, उसने भी एक इम्पैक्ट डाला हिंदुस्तानियों के दिमाग में, दैट वी आल्सो कैन गो फॉर दिस थिंग, दैट वी कैन रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। हम अपने मुल्क के लिए लड़ सकते हैं किनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो हिम्मत मिलती है इन चीजों से, जब हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा हो गया तो यहां हिम्मत मिलती थी लोगों को। यू राइट इन दिस। It also inspired Indians. It also inspired Indians. As in South America, there was reversal for Spanish and Portuguese Empire. There was reversal for Spanish and Portuguese Empire. जो नेक्स्ट फैक्टर बन गया जिसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, वो क्या था कि इंडिया ने डिस्कवर किया अपना ग्लोरियस पास्ट इनका बहुत ग्लोरियस था, क्योंकि जब ओल्ड किंगडम्स थी, एंशिएंट इंडिया, जब हम देखते हैं कि कैसे इनकी किंगडम्स थी यहाँ पे, कैसे आर्यंस यहाँ पे थे जिनने वेदास लिखे, उनका पास्ट क्या रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या रही है, उनने यहाँ पे कैसे काम किया है, कितनी ग्लोरियस किंगडम्स यहाँ पे रही है, बीट मौर्यास, बीट गुप्तास, बीट जो बाकी साउथ में डायनास्टीज थी, पल्लवास, whatever the dynasties were there in history, तो सब ग्लोरियस डायनास्टीज रही है, जो रूल करते थे अच्छे से, जो बाहर वाले फोर्सेस को हराते थे। उस टाइम पे भी बाहर से लोग आते थे, लेकिन उनके साथ अच्छे से टैकल करते थे अंदर वाले कौन, किंग्स। तो इनको इस चीज़ का पता चल गया कि हमारा पास्ट क्या रह चुका है और अभी हम क्या गुलाम हैं पूरे, क्योंकि तब तो गुलामी चल रही थी ब्रिटिश की, कंप्लीट गुलामी चल रही थी। तो कहा हम किस डायनास्टी से आए हुए हैं, हम किन सदियों से गुजरे हुए और आज क्या हम बने हुए हैं,
जब इनको ये पता चला कि हमारा ग्लोरियस पास्ट क्या रहा है, और इसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों का रहा है, बाहर वाले भी कुछ लोग थे जो इंडिया को दिखा रहे थे आपको ग्लोरियस पास्ट क्या है। जैसे एक सोसाइटी थी इंडिया में, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी यहाँ पे, वो यही काम कर रही थी, वो यूथ को बता रही थी कि आपका ग्लोरियस पास्ट क्या रहा है, वो एजुकेट कर रही थी यूथ को यहाँ पे। मैंने कहा ना कुछ फोर्सेस ऐसे थे जो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि एजुकेशन वाज आल्सो वन ऑफ द फोर्स जिसकी वजह से नेशनलिज्म ग्रो हो गया हिंदुस्तानियों के दिलों में। तो इसी से हो गया ये कि जब इनको पता चला हमारा ग्लोरियस पास्ट क्या रह चुका है, हम किन सदियों से आए हैं और हमारा लिटरेचर खुद का कैसा है। अब देखो ये आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये बाहर के आइडियाज नहीं थे एक्चुअली। यहाँ के जो वेदास थे उनमें भी लिखा था, हमारी जो मजहब की किताब लिखी है उसमें भी लिखा है। और समझ रहे हो ना, एवरी बुक हैज रिटन दिस। हमारी किताब कब बन चुकी है? बहुत पहले की है, ब्रिटिश एम्पायर से बहुत पहले की है। तो जब उसमें लिखा है ये सब वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, व्हाटएवर द वैल्यूज वी आर हैविंग हियर, तो जब उनमें लिखा तो क्यों ब्रिटिश के इन आइडिया से इंस्पायर हो रहे हैं? ये तो पहले से ही हमारे लिटरेचर में रखा है। चाहे वो हिंदूज के वेदास थे, वो पहले ही कब 1500 BC से शुरू हो गया लिखना, तब तो ब्रिटिश का कोई नामो निशान भी नहीं था जब तब लिखा गया था इन वैल्यूज को वेदास में, जब तब लिखा गया था इस्लामिक बुक्स में इन वैल्यूज को। तो जब पता चल गया ये तो हमारे साथ ही ये वैल्यू चल रहे हैं, हमने तो बहुत पहले बोले ये वैल्यूज, तो इससे भी फिर वो प्राइड, मतलब एक प्राउड फील हो गया कि हमारा लिटरेचर तो इससे पहले ये कह रहा है। तो दैट ऑल्सो लेड की जो फिर आता है कुछ ऐसा कि हम किस खून के हैं, हम कहाँ से आए हुए हैं और हम कैसे बने हुए हैं अभी, ठीक है ना। तो यही सब होता। एक्चुअली ब्रिटिश क्या कर रहा था, वो उनका पास्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, सेम लाइक जैसे यहाँ हो रहा है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री कैसे डिलीट की जा रही है वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ के लोगों में क्या अभी चेंज लाया जा रहा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, बट दिस इज द वन ऑफ द वे हाउ टू एक्चुअली डील विद द पीपल। जैसे यहाँ पे हालात बनाए जा रहे हैं, हर एक जगह पे आपको डिफरेंट चीजें दिखती है। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं इनका नोशन ही चेंज हो गया। वो जो कॉन्सेप्ट पहले होते थे कश्मीर एक मुल्क है अलग, वो अभी छोटे बच्चों के दिमाग में है ही नहीं। हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे हमें पता नहीं था पीएम कौन इंडिया का। आजकल बच्चा पैदा नहीं हो नरेंद्र मोदी का नाम पहले होता है उसके मुंह में। ये कैसे है, ये किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, ठीक है ना। तो वैसे इनके साथ हो रहा था तब, जो तब लड़ रहे थे किसके लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, द पीपल हु आर फाइटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही सब हो रहा था, ग्लोरियस पास्ट को डिलीट किया जा रहा था बाय ब्रिटिश। लेकिन जब रीडिस्कवरी होगी उसकी बाय सम पीपल हु आर एजुकेटेड पीपल, उनने उसको रीडिस्कवर करवाया कि आप लोग कौन हो, आप किन खानदानों से आए हुए हो, तो उससे भी एक वैसा प्राइड फील हो गया। तो लोग और जाग गए कि हम इस खानदान से, हम उस खानदान से, तो हमें तो लड़ना चाहिए इनसे, हम इनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो दैट वाज एक्चुअली द रोल ऑफ द इंडियाज पास्ट, ग्लोरियस पास्ट। राइट इट डाउन। A degree of self-respect, a degree of self-respect and confidence, a degree of self-respect and confidence was brought by a degree of self-respect and confidence was brought by rediscovery of India's rich cultural past, brought by rediscovery of India's rich cultural past and historical research by Theosophical Society, which upheld India's cultural past, inspired the people of India.
inspired the people of India. Next देखिए, moreover, next point you will write, moreover the literary merit of Vedas and Upanishads, the literary merit of Vedas and Upanishads also boosted the morale of Vedas and Upanishads also boosted the morale of educated Indians. Boosted the morale of educated Indians. Morale of educated Indians. अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला उपनिषद्स, क्या होता है ये? उपनिषद क्या है? वेदास को समझने के लिए और कुछ बुक्स लिखी गई। हाँ, कमेंट्री वेदास की। मैंने पहले भी बताया है डिफरेंट क्लासेस में, जैसे हमारे कुरान की कमेंट्री है, कैसे तफसीर कुरान के उसमें जो डिफरेंट बुक्स लिखी गई है वो क्या हर एक आयत को डिटेल में समझाते हैं, वैसे ही वेदास के लिए भी काफ़ी किताबें, वेदास बहुत टफ है समझना, जैसे कुरान की हर एक आयत में बहुत कुछ अंदर इनहेरेंट फीलिंग्स है, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं समझ सकते हैं, तो जब तक फिर पूरा तफसीर नहीं पढ़ते हैं, वो एक आयत का मतलब एक एक पेज पे लिखा होता है, जो एक आयत आधी लाइन में लिखी होती है वो दो दो पेज पे समझाई होती है, तो दैट इज एक्चुअली कमेंट्री ऑफ दैट आयत। वैसे ही वेदास बिल्कुल मुश्किल से समझना ऐसे ही जो उस पर लिखा था, तो उसके लिए भी कमेंट्री लिखी गई डिफरेंट बुक्स में, जैसे पुराणास, उपनिषद्स, ठीक है, ये डिफरेंट बुक्स लिखी गई जिनमें वेदास को इजी फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। तो जब यही चीजें पढ़ी, वेदास पढ़ी, उपनिषद पढ़ी कि इनमें क्या क्या लिखा है, तो उसकी वजह से जो एजुकेटेड इंडियंस थे इनका भी मोरल बहुत बूस्ट हो गया कि वी शुड एक्चुअली फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर रोका हूं क्लास को। वी डिस्कस 7 factors for the rise of nationalism. We have to discuss more 3 to 4 factors, almost 10 to 11 factors are there. तो कल हम इसको देखेंगे कि कितने factors थे, और फिर हम देखेंगे इन factors की वजह से लोगों ने कैसे political organizations बनाना शुरू किए डिफरेंट जगहों पे, बट फर्क इतना था कि वो organizations क्या थी, छोटी छोटी organizations थी, उनसे मेजर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा था, तो फिर वही छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनने जब बात की, वो मिले आपस में, तब उन्होंने बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।